तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी उत्तराखंड की फैक्ट्री की क्लास होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी तक यानी 4 फैक्ट्री की क्लास संभवतः 3 या 4 क्लासेस दी हैं। 2 मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर दी थी, अगर आपको याद होगा। उसी चाहें तो आप उसी में कंटिन्यू करें, लेकिन मैंने प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। इसने जो फोल्डर है इसका मैंने अलग सा फोल्डर बना रखा है, आप लोग चैनल पे देख लेना। हम लोग कॉम्पिटिटिव मतलब उत्तराखंड के जो वनडे एग्जाम बेस्ड फैक्ट होते हैं उसको देख रहे हैं, और ये अब सिर्फ यहाँ से फैक्ट ही चलेंगे आपके, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। जिला सीरीज आपने पढ़ी है, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ी है, उत्तराखंड हिस्ट्री आपने पढ़ी है। हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको कराऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इन्हीं टॉपिक को देखिए। इसको आप लोग साथ साथ ही लेके चलना, और इसके अलावा आपको जो कंप्यूटर वगैरह और हिंदी क्लास है वो भी जल्दी देखने को और आगे को उससे मिलेंगी। ठीक है, देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तेज कराऊंगा, 25-30 जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपोर्टेंट वो मैं आपको करा देता हूं आज की वीडियो में। आप लोग शुरुआत कीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। दो तरीके से लिखना है आपको। एक तो लिखिए आप गणराज वंश काव्य प्लस गणराज वंश काव्य। ठीक है, और इसके साथ एक और लिखना है आपने, उसका नाम है फिरंगी अमल। क्या है? फिरंगी अंग्रेजियों को बोलते थे पहले। ठीक है, अंग्रेज जो होते थे, फिरंगी अमल। ये किससे संबंधित है अगर आपसे पूछता है तो आप लोग क्या बता देना? मौला राम से। किससे संबंधित है? मौला राम की है। दोनों कौन कौन सी? गणराज वंश काव्य और फिरंगी अमल दोनों ही किसकी है? मौला राम की है। पहला आप लोग ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे पूछता है वृत्त कौमुदी किसने लिखी है? रतन कवि ने। ठीक है, वृत्त कौमुदी किसने लिखी है अगर आपसे पूछता है तो तुरंत बता देना उसको, रतन कवि। क्योंकि एग्जाम है, वनडे एग्जाम होगा, फैक्ट बेस्ड होगा, तो पढ़ना फैक्ट ही पड़ेगा आपको। ठीक है, रतन कौमुदी की है, इसको वृत्त कौमुदी रतन कवि की, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखना है फतेह शाह कर्ण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? फतेह शाह कर्ण ग्रंथ किसके द्वारा रचित की गई है? ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना है, और इसका आंसर होगा जटाधर द्वारा। और जटाधर कौन थे आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, उत्तराखंड हिस्ट्री अगर किसी को याद होगी, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था इन कवियों के बारे में, रतन कवि, मौला राम, जटाधर, इन सब के बारे में। तो ये जो अपने आप में फतेह शाह कर्ण ग्रंथ है वो किसकी है? जटाधर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, साबरी ग्रंथ का संबंध किससे है? ठीक है, साबरी ग्रंथ का संबंध लिख दीजिए। किससे संबंधित है पूछेगा तो आप लोग बता देना सीधे सीधे तंत्र शास्त्र से। ठीक है, तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है उससे संबंधित है तंत्र शास्त्र। और ये 2 जगह आपको इसका नाम सुनने को मिलेगा। एक तो अजय पाल के शासनकाल में दिखेगा, यानी इधर लिख दो अजय पाल, गढ़वाल का एक राजा था ना, के शासन में। एक तो यहाँ दिखेगा आपको इसका नाम सुनने को, प्लस एक रानी कर्णावती थी, उसका पुत्र जो था उसके संदर्भ में भी इसका वर्णन मिलता है, यानी रानी कर्णावती के बालक नाथ के संदर्भ में लिख लीजिए। ठीक है, रानी कर्णावती के बालक नाथ के उसमें लिख दीजिए, रानी वती के बालक नाथ के संदर्भ में लिख देना। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना, रानी कर्णावती के बालक नाथ के संदर्भ में भी आपको इसको देखने को मिला है। साबरी ग्रंथ का संबंध तंत्र शास्त्र से है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों ने लिखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु गढ़वाल में पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? व्यक्तिगत इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु गढ़वाल में पहली बैठक का आयोजन कहाँ और कब किया गया था? पहली बैठक ये कहाँ किया गया था? अगर आप लोगों को ध्यान होगा, शायद उन्हें पढ़ाया भी होगा, डाडा मंडी नाम की जगह पे इसको किया गया था। ठीक है, डाडा मंडी में पहली बैठक हुई थी। और एक कब हुई थी डाडा मंडी में पहली बैठक? 1940 में। अब आप कहोगे सर ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है, ये तो हमने सुना ही नहीं है, कई लोग कह रहे होंगे। ठीक है, वैसे तो सबको पता होगा। हुआ क्या था, जब गांधी जी के अनुरोध पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब टाइम चल रहा था 1939 वगैरह, उस समय क्या हुआ था, भारतीय सैनिकों को जबरन किस में डाल दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में।
तो ब्रिटिश ने एक अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे। अगस्त प्रस्ताव का मतलब क्या था, 1940 में लिनलिथगो गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के, या वाइसराय जो भी आप कहते हैं, उन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव नाम से लाया गया था। उन्होंने ये कहा कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम लोग भारतीयों को उनके भावी संविधान बनाने के लिए, यानी भारतीयों के संविधान के लिए एक चर्चा करेंगे, एक कमेटी गठित करेंगे, यानी भारतीयों को उनका संविधान बनाने का अधिकार देंगे। कुछ इस प्रकार की बात हुई थी, तो उसी को अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है। और उसी अगस्त प्रस्ताव के जो प्रपोजल थे उससे महात्मा गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खुश नहीं हुई, ठीक है। और उन्होंने ये कहा अब हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब एक आदमी जाएगा, गिरफ्तारी देगा, यानी वो सरकार के खिलाफ बोलेगा, बैठेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, वो उसको गिरफ्तार करेगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी वो छूटा नहीं रहा। तो इसलिए उत्तराखंड में इसी को लेके पहली बैठक जो हुई थी डाडा मंडी में हुई थी। और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो विनोबा भावे, आप लोगों ने शब्द सुना होगा, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है, विनोबा भावे जी थे। जबकि दूसरे सत्याग्रही थे JL नेहरू जी, ठीक। और उत्तराखंड की कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रही, लास्ट क्लास में सबने कमेंट सही किया था। जिसको नहीं आता लास्ट क्लास की वीडियो देख लेना, उसमें कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना, जो उत्तराखंड मैंने फैक्ट्री क्लास कराई थी, ठीक है। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह तो गढ़वाल में पहली बैठक डाडा मंडी में 1940 में हुई थी, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। अब देखना, जैसे ब्रिटिश कुमाऊं, ये क्या था, पूरा इलाका था, एक ब्रिटिश गढ़वाल था, ब्रिटिश कुमाऊं था, साथ साथ ही क्या था, एक टिहरी रियासत हुआ करती थी। तो ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु उसके नायक कौन थे, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है। तो अगला क्वेश्चन लिख लेना, ब्रिटिश कुमाऊं में, पूरा लिखना है, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नायक लिख दो। सत्याग्रह का नायक किसको माना जाता है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देना, हो सकता है आपका पेपर में पूछा जाए। ये माना जाता है अपने आप में प्रताप सिंह को, ठीक है। ये नायक थे, ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं थे, ठीक है। प्रताप सिंह, यानी इनका एक अच्छा खासा इसमें क्या था, रोल था, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्रताप सिंह इसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के वहां मतलब नायक थे कुमाऊं के इलाके में। अब अगला क्वेश्चन आता है 1941 में किसने, 1941 में किसने खुद को या स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया, व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया, ठीक है। 1941 में किसने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया, इस महिला का नाम था भागीरथी देवी, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखना कि इन्होंने अपने आप को पहला क्या किया था, मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रही इन्होंने खुद को घोषित किया था, ये आपको आना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो अगला फैक्ट क्वेश्चन आता है आपका, कुली एजेंसियों का सफल प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ये याद रखना, इसको भी इंपोर्टेंट कर देना। कुली एजेंसियों का सफल प्रयोग कहाँ हुआ था, ये हुआ था पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के एक जगह पड़ती है, उसका नाम था अदवानी नामक गांव में, और वो पड़ता है असवालस्यू पट्टी में, ठीक है। तो पौड़ी के अदवानी गांव में लिखो, अदवानी गांव में, ठीक। और ये कहाँ पड़ता है अपने आप में, पौड़ी में। पौड़ी में कौन सी जगह में पड़ता है, एक पट्टी पड़ती है, उसका नाम है पट्टी का असवालस्यू पट्टी। क्या पड़ती है, असवालस्यू पट्टी, ठीक, असवालस्यू पट्टी में। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है अपने आप में, देखो कुली एजेंसियां, सबसे पहली कुली एजेंसी कब बनी थी, मैंने बताया था आपको 1908 में। किसके नेतृत्व में बनी थी, जोध सिंह नेगी, आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो जोध सिंह के नेतृत्व में पहली कुली एजेंसी बनी थी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ये क्या थे, यहाँ पे तहसीलदार हुआ करते थे जोध सिंह नेगी, ठीक है। तो कुली का मतलब क्या होता था, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बरदायत, 3-4 चीजें होती थी। मैंने आपको अच्छे से समझाया है ये कुली वाले चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा है उत्तराखंड हिस्ट्री की वीडियो देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा ये कुली वगैरह के बारे में। अब मैंने क्या कहा था, इसमें क्या होता था, जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज कर्मचारी, ये लोग आते थे तो इनके खाने पीने की व्यवस्था, इनके रहने की व्यवस्था, इनके
के लिए सामान ढोने की व्यवस्था ये करते थे, बिना इनको कोई चार्ज नहीं मिलता था, इनको पैसे वगैरह नहीं मिलते थे, यानी एक प्रकार की बेगारी थी, यानी काम तो ले लिया आपने लेकिन उसके बदले उनको कुछ नहीं दिया। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कुली एजेंसियां बनाना शुरू किया। हर गांव से, हर परिवार से कुछ रुपए इकट्ठा करते थे, उसके बदले परमानेंट कुली रख देते थे, यानी उनको सैलरी मिल गई, वो ब्रिटिश का सामान उठा लेंगे, यहाँ से हम लोग पैसे दे देंगे, बस काम बन गया। तो इसी का प्रयोग किया गया था अदवानी गांव में, पौड़ी मतलब कितने असवालचू पट्टी में, ठीक है। जोसिंह नेगी ने पहली कुली एजेंसी 1908 में बनी थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, कुली उतार न देने की व ब्रिटिश के साथ असहयोग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? कुली उतार न देने यानी कुली बेगार कुली उतार, ठीक है, तथा ब्रिटिश के साथ असहयोग का प्रस्ताव, प्रस्ताव जो पारित हुआ था ये हुआ था 1920 में, और ये सम्मेलन जो हुआ था काशीपुर में हुआ था, शायद चौथा सम्मेलन था इनका, ठीक है। काशीपुर में ये हुआ था 1920 में काशीपुर में, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो हरगोविंद पंत ने की थी, ठीक। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना, अध्यक्ष कौन थे इसके? हरगोविंद पंत, HG पंत लिख दिया मैंने, हरगोविंद पंत, HG पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत नहीं, HG पंत, हरगोविंद वल्लभ पंत अलग है, गोविंद वल्लभ पंत अलग है। तो कुली उतार न देने तथा ब्रिटिश के साथ, देखो भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से, उसको शुरू माना जाता है अगस्त से, तो उसी असहयोग के साथ यहाँ भी उत्तराखंड में हम लोग ब्रिटिश के साथ सहयोग नहीं करेंगे, उनकी संस्थाओं को, उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, यानी ब्रिटिश के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं होगा। इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, प्रपोजल पास किया गया, वो किया गया था काशीपुर अधिवेशन 1920 में, ये भी आपको आना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता और गोविंद पंत ने की थी। और कुली उतार न देने की प्रथा का जो विरोध हुआ था, इसको हम कुली वगैरह नहीं देंगे, इसको भी 1920 में, और फाइनली कुली प्रथा समाप्त कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। कुली प्रथा का समापन कब हुआ था? 1921 में, आप लोग सब जानते हैं, सबको आता ही होगा, कुली प्रथा समाप्त 1921, ठीक। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेगार के खिलाफ प्रस्ताव कब पारित हुआ था? यानी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये उत्तराखंड की नहीं है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेगार के खिलाफ प्रस्ताव पास, बेगार के खिलाफ प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी बेगार के खिलाफ प्रस्ताव किया गया था, पारित किया था। और इसी सन में 1893 में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है, यानी गवर्नर जनरल आप लोगों ने सुना होगा, उसमें काउंसिल होती थी, उसके कुछ मेंबर होते थे, उसमें गवर्नर जनरल से एक प्रकार के क्वेश्चन वगैरह भी किए जाते थे। वैसे जनरली बेसिकली लोग चुप ही रहते थे, अंग्रेजों के सामने कौन बोलता, भाई गवर्नर लॉर्ड साहब हैं। तो उसमें 1893 में एक घटना घटी, पहली बार उस कुली प्रथा को लेकर, यानी जो कुली बर्दायत मैंने आपको पढ़ा था उसको लेके क्या किया गया था? आवाज उठाई गई थी, यानी क्वेश्चन किया गया था। तो इसी के नीचे क्वेश्चन लिखना है, नोट करके लिखो, 1893 में पहली बार, 1893 में पहली बार गवर्नर की काउंसिल, यानी उसकी जो परिषद होगी, ठीक है, मैं बर्दायत के खिलाफ, एक प्रकार की बेगारी ही समझना है, ठीक है, बर्दायत के खिलाफ प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न, ठीक है, उठाया गया था, ये याद रखना है आपने, बर्दायत के खिलाफ क्वेश्चन उठाया गया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। और 1890 दोनों इसी में, अगला पॉइंट पर नोट करके लिखो, 1894 व 1897 में भी बेगारी के खिलाफ या बेगारी के लिए गवर्नर की काउंसिल में प्रश्न है, गवर्नर की काउंसिल में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, उसकी स्थिति को लेके, ठीक है। ये सिर्फ नोट करके लिखना है, आपने दोनों पॉइंट नोट में डाल देना है, ठीक है, नोट करके लिख देना कि इसमें पहली बार बेगार के खिलाफ प्रश्न पूछे गए थे, ये नोट के रूप में लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब ये तो सब चीज़ हो गया, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए। उत्तराखंड में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस रही, वो रहे थे वन आंदोलन, ठीक है, क्योंकि वनों को अपने फायदे के लिए आग लगाना, वनों पे अधिकार न देना, वनों के जो कीमती औषधियाँ, कीमती लकड़ी हैं, अंग्रेजों ने अपने लिए लेना या इसके
इसके अलावा जो ब्रिटिश मतलब जो टिहरी रियासत थी वहाँ पे लोगों को वन अधिकार न देना, क्योंकि वन कितने इंपॉर्टेंट हैं, वन आप लोग समझ सकते हैं। तो उस वन के लिए, वनों पे अधिकार के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह हुए थे। तो उसी के तहत आपके जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, वन समस्याओं के निराकरण हेतु कुमाऊं संघ की स्थापना। वन समस्या निराकरण हेतु, निराकरण मतलब उसका मिटिगेशन यानी उसका सॉल्यूशन, वनों की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। वन समस्या निराकरण हेतु कुमाऊं संघ की स्थापना, यानी कुमाऊं संघ कब बना, ठीक है। कुमाऊं संघ कब बना था, 1916 में, 1916 में। और इसके जो सचिव थे पहले वो थे कौन, गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और इनकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो 1920 में हुई थी, अंतिम बैठक 1920 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप लोग कि वन समस्या के निराकरण हेतु कुमाऊं संघ की स्थापना 1916 में हुई थी, जिसके पहले सचिव या जो सचिव थे गोविंद बल्लभ पंत थे, और इसकी बैठकें होती रही लेकिन उतना सफल नहीं हो सका। और उसकी अंतिम बैठक जो हुई थी 1920 में हुई थी। ये भी आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान रखना। इसी क्रम में जब बहुत ज़्यादा वनों के आंदोलन होने लगे, वनों को आग लगाया गया, वन बहुत ज़्यादा हेक्टेयर वन बर्बाद हुए, लोगों का विरोध हुआ, लोगों में नाराजगी हुई, तो उसी क्रम में ब्रिटिश ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था फॉरेस्ट ग्रीवेनिस कमेटी, ठीक है। यानी कुमाऊं ग्रीवेनिस कमेटी भी कहते हैं इसको, यानी कुमाऊं शिकायत समिति भी इसका नाम है। तो अगला क्वेश्चन लिखना है, कुमाऊं ग्रीवेनिस कमेटी की स्थापना कब हुई थी, इंपोर्टेंट कर देना इसको, कुमाऊं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को खासकर इंपोर्टेंट करना, कुमाऊं ग्रीवेनिस कमेटी की स्थापना, ग्रीवेंसिस कमेटी की स्थापना ये बनी थी अपने आप में 1921 में, ठीक है। इसको इंपोर्टेंट करना। और इसके ब्रैकेट में लिखना इसका अन्य नाम जो है वो है कुमाऊं शिकायत समिति, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, कुमाऊं शिकायत समिति, कुमाऊं शिकायत समिति, ठीक। और ये जो कमेटी बनी थी किसके लिए था, वनों के अधिकार को लेके, वनों की स्थिति को लेके, यानी वन पे परिप्रेक्ष्य में इसने अपना क्या करना था, रिपोर्ट देनी थी। तो इसके ब्रैकेट में लिखो वन अधिकार व सुविधाओं पे रिपोर्ट देने के लिए, यानी वन अधिकार या वनों की स्थिति पर रिपोर्ट है। तो वनों की स्थिति वो उस टाइम पे जो थी, यानी फॉरेस्ट के लिए थी, सिंपल सी बात, स्थिति पर विचार हेतु इसको बनाया गया था, विचार हेतु, ठीक है। इसको ध्यान रखना। कुमाऊं ग्रीवेंसिस कमेटी की स्थापना कब हुई थी, 1921 में, जिसका अन्य नाम क्या है अपने आप में, कुमाऊं शिकायत समिति। और इसकी जो स्थापना हुई थी वन अधिकार या वनों को लेके हुई थी। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी वो दी 1926 में। तो आप इसको लिख लीजिए, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1926 में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसने कई रिपोर्टें दी होंगी, रिपोर्ट में कई प्रावधान होंगे, वो नहीं पढ़ना है। लेकिन धीरे धीरे वनों को अधिकार देने के लिए वन पंचायतों का गठन करना शुरू किया गया था। तो यहाँ लिखिए वन पंचायतों का गठन शुरू, वन पंचायतों का गठन ये जो शुरू हुआ था 1930-31 से, ठीक है। बेसिकली 1931 ही आएगा आपके पेपर में, लेकिन 1930-31 से वन पंचायतों का गठन होना क्या कर दिया गया था, शुरू हो गया था। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन लिखो, फॉरेस्ट ग्रीवेनिस कमेटी के आधार पर कुमाऊं के वनों को वैधानिक रूप से कितने उपखंडों में बांटा गया। तो अगला क्वेश्चन लिखो, फॉरेस्ट ग्रीवेनिस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कुमाऊं के वनों को कितने वैधानिक यानी लीगल, ठीक है, कितने वैधानिक उपखंडों में बांटा गया, सब जो बनाए गए, ठीक है, उपखंडों में। तो 3 उपखंड बनाए गए थे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीवेनिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुमाऊं के वनों को कितने वैधानिक उपखंडों में बांटा गया था, 3 उपखंडों में बांटा गया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, लिखना है आपने, एक प्रसिद्ध मतलब इसी वन आंदोलनों के दौरान एक बहुत प्रसिद्ध रचना की गई थी गौड़दा के द्वारा, कुमाऊनी कवि थे वो, उसका नाम था वृक्षण को विलाप, वृक्षण को विलाप लिख देना है, ठीक है। यहीं पे लिख दो वृक्षण को विलाप, वृक्षण यानी वृक्ष को विलाप किसकी कृति है, किसकी रचना है, गौड़दा की। गौड़दा कौन थे,
कुमाऊनी कवि, कुमाऊनी कवि, ठीक है, गौरदा के द्वारा किया गया है। वृक्षण को विलाप किसकी है? गौरदा की, कुमाऊनी कवि 1931 के टाइम पे, ठीक है, 1931 के आसपास इसको प्रकाशित किया गया था। 1930 है, 1931 नहीं 1930 कर देना, इसको प्रकाशित किया गया था। ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से और देख लेते हैं, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, आप लोग सभी को पता होगा, एक क्वेश्चन आता भी है पेपर में, जो 1930 मतलब जो वीर केसरी तो अभी मैं पढ़ाऊंगा, एक पहले उससे पहले एक क्वेश्चन लिखना है आपको। 1938 में फॉरेस्ट ग्रीनविंस कमेटी को किन 3 जिला समितियों में स्थापित किया गया था? तो लिखो 1938 में फॉरेस्ट ग्रीनविंस कमेटी को किन 3 जिलों में स्थापित किया गया था? किन 3 जिलों में इसकी समितियां बनाई गई थी, ठीक है। तो लिखो 1938 में फॉरेस्ट ग्रीनविंस कमेटी को किन 3 जिलों में इसकी समितियां बनाई गई थी, लिख दो, किन 3 जिलों में इसकी समितियां बनाई गई थी, कमेटी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? एक तो गढ़वाल था उस टाइम, ठीक है, दूसरा नैनीताल और तीसरा अल्मोड़ा। तीसरा क्या होगा? अल्मोड़ा, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन जो आपने लिखना है, वीर केसरी मेला लगता है, वीर केसरी मेला कब लगता है? 3 मई को, ठीक है। वीर केसरी को क्या किया गया था? 3 मई 1945 को ये शहीद हो गए थे। 3 मई 1945 को इनको क्या हो गया थे? शहीद हो गए थे, ध्यान रखना। और जो वीर केसरी मेला है, यानी जो वीर केसरी थे जौनसार भाबर में, चक्राता के आसपास इनका लगता है, रामताल गार्डन है उसके आसपास इनका मेला लगता है चक्राता में। तो वीर केसरी मेला 3 मई को लगता है, ध्यान रखना। इसको शहीद हो गए थे 3 मई 1945 को। इन्होंने 2 युद्धों में भाग लिया था। एक तो मलाया युद्ध के दौरान ये गिरफ्तार हुए थे, मलाया युद्ध के दौरान गिरफ्तार हुए थे, ठीक है, के दौरान गिरफ्तार, किसके द्वारा? जापान के द्वारा, यानी जापानी सैनिकों द्वारा, जापानी सैनिकों द्वारा। दूसरे आज़ाद हिंद फौज के सदस्य भी रहे, ठीक है, एक नीचे लिखो, आज़ाद हिंद फौज के सदस्य भी क्या रहे थे? ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपने, वो लिखना है, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। ढंढक शब्द का अर्थ क्या होता है? ढांढक या ढंढक, ठीक है, इसका मतलब होता है आंदोलन, यानी टिहरी में चलता था ये बहुत ज़्यादा। इस शब्द का जो अर्थ होता है ढंढक या ढांढक, इसका मतलब होता है आंदोलन, यानी आंदोलन के लिए शब्द यूज होता है। आंदोलन हेतु इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखना। ढांढक शब्द का प्रयोग आंदोलन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, तिहाड़ का मतलब। तिहाड़ क्या होता था? कृषि उपज का 1/3, यानी जो कृषि आपका टोटल उपज है, कृषि से जितना भी उत्पादन होता है एग्रीकल्चर का, उसका 1/3 हिस्सा क्या बोला जाता था? मतलब उसको तिहाड़, यानी कृषि उपज का 1/3 हिस्सा, कृषि उपज का 1/3 हिस्सा, ठीक है, यानी कृषि उपज का 1/3 हिस्सा क्या कहलाता था? तिहाड़ कहलाता था। ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखना है आपको, पुच्छी कर क्या था? पुच्छी कर, तो ये लिखना है आप लोग, जो जानवर होते हैं, यानी जो गाय भैंसें होती हैं, उन पर लिया जाने वाला कर, ठीक है। टिहरी रियासत के अंदर गाय भैंसों पर लिया जाने वाला कर, यानी उनके उत्पाद पे, ठीक, गाय भैंसों पर लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला जो कर था वो कौन सा था? पुच्छी कर था। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपने, महिला जागृति त्रैमासिक का पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महिला जागृति त्रैमासिक, यानी त्रैमासिक मतलब 3 महीने में जो पब्लिश होता था, ठीक है, का प्रकाशन लिख दो। ये क्या था? तुलसी देवी रावत द्वारा, तुलसी देवी रावत। और ये जो तुलसी देवी रावत थी, ये 1948 में हुआ था, ठीक है। इसका प्रकाशन ज़्यादा नहीं चला है, फेल हो गया था। तुलसी देवी रावत, इनका संबंध अल्मोड़ा जिले से,
और ये बहुत ज़्यादा सक्रिय लेडी थी किसमें, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। खासकर अल्मोड़ा के अंतर्गत विभिन्न सम्मेलनों को संबोधित किया। आप लोगों को तुलसी देवी रावत के बारे में कुछ मैंने बताया होगा, जहां मैं आपको उत्तराखंड में कुली बेगार वगैरह, उससे आगे टिहरी रियासत के बाद के जो वीडियो पढ़ा था उनमें कहीं इनका नाम आया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, तो 1948 में इसका पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन जो लिखना है आपको, देखो, छोटा जलियांवाला बाग, छोटा जलियांवाला बाग कांड किसको कहा जाता है उत्तराखंड में? जो छोटा जलियांवाला बाग कांड है ये किसको कहा जाता है? जो तिलाड़ी मैदान पे जो मतलब प्रदर्शन हुआ था, जो तिलाड़ी में हत्याकांड हुआ था, चक्रधर जुयाल ने उस पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे, तो तिलाड़ी कांड को बोला जाता है छोटा ये जलियांवाला कांड। ठीक है, तिलाड़ी कांड को। और ये जो तिलाड़ी कांड हुआ था कब हुआ था? 30 मई 1930 को। कहाँ हुआ था? टिहरी में। किस मैदान पे हुआ था? तिलाड़ी मैदान में। क्यों हुआ था? टिहरी रियासत के विरोध में। सब पढ़ाया है। ठीक है, तो छोटा जलियांवाला बाग कांड इसी को कहते हैं। अब इस कांड में क्या हुआ था? बहुत से लोग शहीद हो गए थे। एक प्रकार से बहुत से लोग जो इसमें प्रदर्शन कर रहे थे उनको गोली चलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तिलाड़ी कांड के, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, तिलाड़ी कांड के मृतकों को किसके प्रयास से शहीद तिलाड़ी का दर्जा मिला। ठीक है, उनको शहीद का दर्जा मिला। ठीक है, का दर्जा मिला, इसको आप लोग ध्यान रखना है। इनका जो नाम था वो था जोत सिंह रवाल्टा। ठीक है, जोत सिंह के प्रयास से इनको किसका मतलब दर्जा मिला? जोत सिंह के प्रयास से। इसको ध्यान रखना है आपने, जोत सिंह के प्रयास से, यानी जोत सिंह रवाल्टा इनका नाम है। इन्हीं के प्रयास से इनको शहीद तिलाड़ी यानी तिलाड़ी के शहीद का दर्जा मिला था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, तिलाड़ी शहीद घोषित किया गया था या शहीद तिलाड़ी का दर्जा मिला था, जो भी आता है पेपर में, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रख रहे हैं, जब तिला मतलब ये टिहरी रियासत में प्रदर्शन हो रहे थे तो वहाँ एक सीमांत गाँव था। ठीक है, उस सीमांत गाँव का यानी सीमा के एंड पे यानी टिहरी की बाउंड्री पे एक गाँव था, उसका नाम था मतलब सरनोल। तो वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे जिसने क्या किया था? आंदोलन का नेतृत्व किया था, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, टिहरी रियासत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनके अत्याचार उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो उनका नाम था बालम सिंह राणा। तो लिखो, सीमांत गांव सरनोल से, सीमांत गांव सरनोल, सीमांत गांव सरनोल कहाँ पड़ता है? टिहरी में। ठीक है, सीमांत गांव तो सरनोल में टिहरी रियासत के खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? ये था, इनका नाम था अपने आप में बालम सिंह राणा। ठीक है, बालमू बोलते थे, तो सरनोल का बालमू भी बोला जाता है इसको, बालम सिंह राणा, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने बालमू। और पेपर में अगर आपसे आता है टिहरी रियासत में किस एक व्यक्ति ने सरनोल से आवाज़ उठाई थी, ध्यान रखना बालम सिंह राणा, बालमू भी बोला जाता है इनको। ठीक है, इनका शॉर्ट नाम बालमू करके इसको संबोधित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, गाड़ी सड़क आंदोलन। गढ़वाल में गाड़ी यानी जो गाड़ी होती है और सड़क के लिए आंदोलन चला था, उसी को बोला जाता है गाड़ी सड़क आंदोलन। अब आप ये मत कहना सर ये इतने सन में हुआ था। गाड़ी और सड़क के लिए जो आंदोलन होगा वो एक दिन नहीं होगा, एक साल नहीं होगा। ये तो संघर्ष हुआ ना, वो कब की बात आती है? जब वो पीक में था। और कभी आपसे ये नहीं पूछने वाला कि गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था, तो वो उसका जो पीक टाइम हो सकता है वो था 1938-39 के आसपास, उसका पीक टाइम था जब आंदोलन अपने चरम पे था। तो उसी को बोला जाता है गाड़ी सड़क आंदोलन। अब कोई फिक्स ईयर नहीं होता, कोई कहेगा 1936, कोई कहेगा 1940, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये आंदोलनों का इस प्रकार से कोई मतलब एक दिन में खत्म होने वाला, अगर हाँ एक ही दिन में खत्म होता, एक ही टाइम पे खत्म होता, तब तो आप कहते थे कि इतने में होता फिक्स। ये तो एक लंबी कहानी है ना, ये चलते रहने वाली। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, समय विनोद का प्रकाशन। समय विनोद का प्रकाशन कहाँ से होता था? जसपुर से। कब से हुआ? 1868 से, 1868 से इसका प्रकाशन हुआ था समय विनोद का, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और अगले लास्ट के 2 क्वेश्चन लिखने हैं आपने, भेषज विकास योजना का संबंध किससे है? भेषज
विकास योजना का संबंध, ये है अपने आप में हर्बल स्टेट, यानी उत्तराखंड को या राज्य को हर्बल बनाना, यानी हर्बल मतलब औषधि जो होते हैं, यहाँ की जो औषधियाँ गुण हैं, यहाँ इतने फॉरेस्ट हैं, उन पे काम करना, यानी औषधि के उत्पादन को बढ़ाना, हर्बल स्टेट की धारणा को आगे बढ़ाना। और ये हर्बल विकास योजना 1949 में लाई गई थी, ठीक है, जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था। 1949 में हर्बल विकास योजना आई थी, मतलब भेषज विकास योजना। महत्वपूर्ण इसका जो काम है वो क्या है, औषधि के निर्माण में, औषधि के क्षेत्र में शोध वगैरह करना, इसका क्या होता है, बेसिकली काम होता है, ठीक है, भेषज विकास योजना। अगला और अंतिम क्वेश्चन लिखिए, रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री से विधिवत औषधि का उत्पादन कब से हुआ था? रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, ड्रग मतलब औषधि वाला है, ठीक है, ड्रग्स फैक्ट्री से औषधि का विधिवत उत्पादन, औषधि का विधिवत मतलब, ठीक है, एक प्रकार से शुरुआत जिसको आप लोग कहते हैं, विधिवत उत्पादन कब से हुआ था? ये हुआ था 1953 से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसमें जो विशेषज्ञ थे इस टीम के, उनका नाम था प्रजापति जोशी। विशेषज्ञ जो थे इनके कौन थे? प्रजापति जोशी जी इसके क्या थे? विशेषज्ञ थे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज के फैक्ट बेस्ड क्लास, ठीक है। बहुत से फैक्ट आपको ऑलरेडी आते होंगे, जो नहीं आते होंगे उसको नोट कर लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग 1-2 क्लास उत्तराखंड के हर वीक देखेंगे, आपके एग्जाम तक अच्छे खासे फैक्ट तैयार हो जाएंगे, बशर्ते परीक्षा वाणी तैयार होनी चाहिए। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए। आपके उत्तराखंड में क्वेश्चन नहीं अटकने वाले, अटक भी गए ना, सबके अटकेंगे, फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम जीएस भी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं, कई चीज़ें हम सीख चुके हैं, हिंदी हमने पढ़ ली है, सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव और चलते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, किसी भी केस में इस बार एग्जाम निकालना है, ठीक है। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।